पदार्थ परमाणुओं व अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न ये है कि किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने बताया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि परमाणु किन कणों से मिलकर बना है और विभिन्न वैज्ञानिकों ने परमाणु के भीतर की व्यवस्था के क्या क्या मॉडल दिए हैं। शुरुआत में विभिन्न वैज्ञानिकों जैसे विलियम प्राउट और नॉर्मन लॉकयर ने सुझाव दिया कि परमाणु कुछ अन्य मूलभूत इकाइयों से मिलकर बना है, लेकिन वे इसे लघुत्तम आकार वाले परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ मानने लगे। थॉमसन ने 1897 में पहली बार सुझाव दिया कि परमाणु की मूलभूत इकाई परमाणु के 1000वें भाग से भी छोटी है। इस तरह उन्होंने अपरमाणु कण का सुझाव दिया, जिसे आज इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। मगर प्रश्न ये था कि असल में परमाणु की संरचना किस प्रकार की है। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। जे थॉमसन ने 1904 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। उन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह होते हैं। इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं, जिसके अनुसार परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। थॉमसन ने बताया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऋणात्मक व धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, परंतु अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। थॉमसन के परमाणु मॉडल को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर अधिकांश भाग को धनावेशित मानकर एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में अल्फा कणों को सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर टकराया गया। सोने की पतली पन्नी का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि सोना बहुत मेलेबल होता है और अल्फा कणों को प्रक्षेपित करने के लिए एक ऐसे लेड के डिब्बे का इस्तेमाल किया गया जो कि अल्फा कणों को नियंत्रित कर सकता था। उसके सामने एक छिद्र लगाया गया और फिर अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। सोने की पन्नी के चारों ओर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई जो प्रतिदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड से लेपित थी। इससे टकराने पर अल्फा कणों द्वारा प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती। अल्फा कणों पर प्रोटॉनों से अधिक आवेश और द्रव्यमान होता है, अतः तेज गति से चलते इन कणों में काफ़ी ऊर्जा होती है। प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, अतः कुछ अल्फा कण थोड़े बहुत विक्षेपित हुए, जबकि कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी को पार नहीं कर पाए और बहुत अधिक विक्षेपित होकर वापस लौट आए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। रदरफोर्ड के सोने की पतली पन्नी पर किए प्रयोग को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, जिसमें एक तरफ रेडियो एक्टिव तत्व जो कि अल्फा कणों का स्रोत है वो रखा गया। उसके ठीक सामने सोने की पतली पन्नी जो कि 100 नैनोमीटर की है वो रखी गई। सोने की पतली पन्नी की दूसरी तरफ प्रतिदीप्ति पदार्थ जिंक सल्फाइड से लेपित फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई। फोटोग्राफिक प्लेट अल्फा कणों की बौछार पड़ने पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, यानी कि चमक उत्पन्न करती है। रदरफोर्ड ने देखा कि जब रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा कणों की बौछार पतली पन्नी पर की गई तो ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार करके फोटोग्राफिक प्लेट पर
टकराए और प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो कि नाभिक के पास से गुजरते हुए विक्षेपित हुए और फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराए, मगर बहुत कम अल्फा कणों की संख्या ऐसी भी थी जो कि नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले गए। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। 1. परमाणु का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। 2. बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम अल्फा कण वापस विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग व द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। अपने प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्न 3 लक्षण थे। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। नील्स बोर ने सन 1913 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए परमाणु की संरचना के बारे में 2 अवधारणाएं प्रस्तुत करी। 1. इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। 2. जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये कक्षाएं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट K, L, M और N नाम से जानी जाती हैं। अंकों के आधार पर नाभिक के सबसे पास के ऊर्जा स्तर को 1, उसके बाद के 2 और फिर उसके बाद 3 और सबसे आगे के ऊर्जा स्तर को 4 नाम दिया जाता है। बोर के मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये मॉडल सौर मॉडल के जैसा ही है।